बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद में सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जिसके स्पेशल में शुरुआत करते हैं। टीवी की ज़ुबान में से ब्रेकिंग खबर कहा जाता है और यही ब्रेकिंग खबर हम आपको जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर फाइनेंस यानी तिजारत और उसके साथ साथ CWC के मेंबर और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का बड़ा नाम तारिक हमीद करा के ट्वीट से दिखाते हैं। तारिक हमीद करा ने शाम को ट्वीट जारी किया और इस ट्वीट में उन्हें कहा कि उन्हें बताया गया है कि 150 से करीब ट्रक से सामान लेके ये इलेक्शन सामान लेके जम्मू कश्मीर आ रही हैं। उनको अनलोड किया जा रहा है, जम्मू पहुंच गई है और यहाँ पे उन्हें सिविल सेक्रेटरी जम्मू में रात के वक्त में स्टोर किया जा रहा है। और ये उन्होंने बताया है कि इस ट्वीट या इस माल जो इन गाड़ियों ट्रक्स में जो सामान लादा जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, ये कुछ और नहीं, इस साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर में सरप्राइजली अचानक इंतखाबात हो सकते हैं। तारिक हमीद कर्रा बता रहे हैं, अभी शाम गए तारिक हमीद कर्रा कांग्रेस के बड़े लीडर और उनका ये ट्वीट यूँ कह सकते हैं कि हॉर्सेज वॉइस जो है, हॉर्सेज माउथ जो है उससे आवाज़ आई है। ये आवाज़ वहाँ से आई है जो अथेंटिक आवाज़ कही जा सकती है और इस आवाज़ में या इस ट्वीट के पस मंज़र में कहानी कुछ है जिससे सियासी हलकों में उथल पुथल शुरू होनी ही हो सकती है। क्योंकि अब तक कई बार जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से बताया तो गया था, लेकिन कुछ अंदाजे हो रहे थे कि अभी इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन तारिक हमीद कर्रा के ट्वीट ने हालात इंतखाबात के हवाले से तारीख या यूँ कहें मियाद वो लगा दी है और माना यही जा रहा है कि कुछ फ़ौरन हो सकता है, कुछ किसी भी वक्त हो सकता है और ये कुछ इंतखाबात ही हो सकते हैं। ये बताया है तारिक हमीद कर्रा के ट्वीट ने। अब दूसरा मामला, और दूसरे मामले में आपको नाजरीन याद होगा लगातार दूसरा दिन आज है और लगातार दूसरे दिन आज स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी जो है SI के छापामारी आज दूसरे दिन जारी रही। आज टेरर फंडिंग और हवाला लेन देन के खिलाफ तहकीकात को वसअत देते हुए SI ने शुमाली कश्मीर के कुलगाम के इलाके में छापामारी कार्रवाई शुरू की और बताया जाता है कि आज की कार्रवाई के दौरान कुछ डिजिटल डिवाइसेस भी SI के अहदेदारों ने कब्जे में लिए हैं और कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। कल का याद होगा शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और जम्मू से भी आज खबरें आ रही है कि जम्मू में भी छापेमारी हुई है। और कल की छापेमारी के हवाले से आपको बताते चले कि कल जो लगभग दिन भर छापेमारी रही जिस दौरान फलाम ट्रस्ट के इदारों पर भी छापेमारी की गई। जमात इस्लामी से ममनू है, जमात इस्लामी से वाबस्ता कुछ कारकुना, कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई, उनके घरों पर भी छापेमारी की गई। लेकिन कल के बाद लगातार दूसरे आज छापेमारी जारी रही। लेकिन ये एक छापेमारी है, हम दूसरी छापेमारी की बात करें जो अभी नहीं हुई है, किसी भी वक्त हो सकती है। और ये छापेमारी उस स्कीम की बात हो रही है जिसमें कहा जाता था कि सरकार के ऐवानों में अंधेरे में उजाला लाने के लिए रोशनी स्कीम को राइज किया गया था और उस रोशनी स्कीम से इल्ज़ाम पहले दिन से थे कि फ़ायदा अपनों को पहुंचाया गया और कौड़ियों के दाम जो है आम के आम गुठलियों के दाम नहीं बल्कि कौड़ियों के दाम बेचे गए थे और सरकार की ज़मीन जो है उसको कौड़ियों के दाम हासिल किया गया था। और अब की बार माना जा रहा है कि जो ED की टीमें हैं जो ये छापेमारी करेंगी उस छापेमारी में इंकशाफ हो रहा है कि कुछ ब्यूरोक्रेट हैं, कुछ सियासतदान हैं, कुछ साबका वज़ीर हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ वज़रा हैं और अमीर व वज़ीर अकरबा और बाकी जितने भी लोग हैं उनसे बाज़ाब्ता तौर पे पहले उन्हें दिल्ली तलब किया जाएगा ED के दफ्तर, वहाँ उनसे ED क्या पूछताछ करेगी और उसके बाद बड़े बड़े बंगलों जो हैं उनको भी सरे बमोहर किया जा सकता है। माना यही जा रहा है कि ED के छापेमारी जो है वो अब है। आपको बताते चलें रोशनी स्कीम में सबसे पहले क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज किया था और ये क्राइम ब्रांच का FIR जो है उसके बाद यहाँ पे बताते चले ACB ने भी इस पर तहकीकात शुरू की थी। फिर जम्मू कश्मीर के तब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसे CBI के सुपुर्द किया था और CBI 5 अगस्त को 2019 के बाद जब CBI ने इस पर तहकीकात की तो अब ED की छापेमारी किसी भी वक्त हो सकती है। ED की छापेमारी हो सकती है और हमें कुछ लोगों ने बताया, कुछ ज़राए ने बताया कि अगले हफ्ते से
कुछ लोगों की नींदें हराम की जाएंगी। और ईडी की छापेमारी के हवाले से बहुत से लोग बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत से जायदादों की निशानदेही हुई थी। वो श्रीनगर में हुई थी, वो जम्मू में हुई थी, वो अनंतनाग में हुई थी, और जम्मू के कई अजला में ये ज़मीनों की निशानदेही हुई जिन्हें कोड़ियों के दाम सरकार के खातों में डाला गया था। और कुछ जगहों पे ये भी बताया गया है कि वो कोड़ियों के दाम भी सरकार के ख़जाने में दाखिल नहीं किए गए थे। लेकिन आज और इस मामले के हवाले से बड़ी खबर आना शुरू हो चुकी है। लेकिन अब ज़रा दूसरे पहलू पे रूबिया सईद का अगवा का मामला, और रूबिया सईद का अगवा का मामला लगभग 20 से 25 सालों से जारी है। और उसी मामले में आज मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सुनवाई भी की, और आज की सुनवाई के दौरान मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए इस मामले के में मोहम्मद यासीन मलिक को आज खुद मुअज़्ज़ज़ अदालत में 20 अक्टूबर को पेश करने के हिदायत दिए। इससे पहले बताया जाता था कि मोहम्मद यासीन मलिक को वर्चुअल मोड के ज़रिए अदालत के सामने पेश किया जा रहा था, जिस पर मोहम्मद यासीन मलिक ने अदालत से दरख्वास्त भी की थी कि उन्हें बज़ाते खुद इस मामले के में अदालत में पेश होने की इजाज़त दी जानी चाहिए। मोहम्मद यासीन मलिक इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं और उन्हें अब 20 अक्टूबर को अदालत में पेश करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जम्मू में मुअज़्ज़ज़ अदालत में के बाहर वकीलों ने क्या बताया इस हवाले से। तो फिजिकली प्रोड्यूस होंगे। अभी ऑर्डर तो किया है कोर्ट ने, तो अब he has yes, that is what he has, because he says that I want a fair trial, I should be physically present to cross examine. So the court has passed order that has been told to us in the court only, open court में, कि the production warrant has been issued. Last time she had identified 4 abductors including Yasin Malik. Did she backtrack today or she stick to her statement? No, in cross examination she has I cannot say because you can verify those from the statements made, but she has identified Yasin Malik again, and she has stated, because photographs were identified in cross examination, few questions were asked and she has been able to answer those questions accordingly. So how many people has she identified? Last time she identified 4 plus 1. And this time also? No, this time that question was not there, of identification was never there. So that you can always verify from the court records that whether she has backtracked or what she has done. Next That time is she not. should also be in the court. Yes, नहीं लोगों नीचे कर लो यार। In the court because Yasin Malik has to cross examine this witness. तो मैं नीचे कर ले थोड़ा। कोर्ट ने तो ऑर्डर किया है, प्रोडक्शन वारंट इशू किए हैं, अब होने तो चाहिए बिकॉज तिहाड़ जेल को डायरेक्शन है कि he should be produced before the court. सुमेंद्र भाई ऊपर करना थोड़ा। क्रिमिनल एक डिक्टेट कर रहा है टर्म्स दैट ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स यूज करे, पहले हंगर स्ट्राइक, नाउ ही इज डिक्टेटिंग टर्म्स टू द कोर्ट दैट ही शुड बी प्रोड्यूस्ड फिजिकली. No, it is not that I'll not take it that he is dictating the terms. He has everybody has a right in criminal jurisprudence, or anybody. Law has that everybody has a right. He has put forth a position before the honorable court that nothing is possible to be done through VC. So I should be given a physical hearing because I don't have a lawyer. So we have objected to that situation because VC conditions are there and the honorable High Court directions are there. We have objected to this, that because honorable High Court has passed a specific direction that all accused will be present. मोहम्मद यासीन मलिक को 20 अक्टूबर को अदालत में पेश करने के अहकामात इजाज़त। और आपको नाज़रीन बताएं, अब बड़ा मामला भी बाद दोपहर दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग भी आज हुई है, और इस आला सतही मीटिंग में इंटेलिजेंस के अहदेदार सरबराहान और उसके साथ साथ वजारत दाखिला के अहदेदार मौजूद रहे। लेकिन इस आला सतही मीटिंग की सरबराही खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रहे थे। बाद दोपहर हुई इस मीटिंग के हवाले से बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले अमित शाह की आला सरबराही वाली ये मीटिंग आज की काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। और कुछ ज़राए ने बताया कि आज की इस मीटिंग के दौरान हालिया दरअंदाजी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात, अमल कानून की सूरत हाल और उसके साथ साथ पंडितों की हलाकतों पर तबादला ख्याल किया गया। और कुछ ज़राए ने हमें यह भी बताया कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस को जदीद हथियारों से लैस किए जाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। और माना जा रहा है कि आज की मीटिंग जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस को और बाख्तियार बनाने के हवाले से जो सरकार इक़दाम उठा रही है, उसी हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। ये वज़ीर दाखिला दिल्ली में आला सतही मीटिंग की। लेकिन अब आपको नाज़रीन बताते चलें, 3 से 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो जनूबी कश्मीर के कुलगाम के इलाके का था, और कुलगाम के एक सरकारी स्कूल में जन गण मन नहीं बल्कि
दूसरा श्लोक उसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उसे कहते हैं मंत्र, और ये कुछ लोग उसे मजहबी रंगत देते हुए बता रहे हैं कि ये बच्चों को, मुसलमान बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और उस पे सबसे पहले महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, मीडिया से बात की, और महबूबा मुफ्ती ने बताया कि ना तो कश्मीर के सरकारी स्कूलों में नॉन मुस्लिम्स हैं कि उन्हें यह श्लोक पढ़ाए जा सकते हैं, ना ही यहाँ पे वो हालात हैं, और उस सारे के बीच में मुसलमान बच्चों को यह श्लोक पढ़ाए जाना कहीं न कहीं बीजेपी का मामला है, और बीजेपी यहाँ हिंदुत्व कायम करना चाहती है। हमारी जो विरासत है या हमारी जो नई जनरेशन है उसको ये एक तरह से प्रोपगेट कर रही है। ये महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम था। और उसके बाद कुछ मीडिया हलकों ने नेशनल लेवल पे बड़े सवाल भी उठाए, और कल ही फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी इस पे एक रद्दअमल जारी किया। और फ़ारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के साबिक़ा वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने बताया कि श्लोक पढ़ना, मंत्र पढ़ना, ये सब जो है इससे कोई ना हिंदू बनता है ना मुसलमान बनता है। और फ़ारूक अब्दुल्ला के इस सवाल या इस तरह के बयान पर एतराज़ात कई हलकों से देखे जाने लगे। कल शाम को ही सोशल मीडिया पर एक भरमार थी, और फ़ारूक अब्दुल्ला को लगभग कई हलके ट्रोल करते हुए ये भी पूछ रहे थे कि फ़ारूक अब्दुल्ला मज़हब की बात कर रहे, उसमें वो फ़ारूक अब्दुल्ला जो शायद उनके अल्फाज के मुताबिक ख़ुद मज़हब पे अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। ये कुछ लोग कर रहे थे, और कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि महबूबा मुफ्ती को डाउन प्ले कराने की एक कोशिश थी फ़ारूक अब्दुल्ला की। कुछ लोग इस तरह से भी बता रहे थे कि ये सियासी खेल है, और फ़ारूक अब्दुल्ला इस वक्त महबूबा मुफ्ती के हवाले से, जो महबूबा मुफ्ती तेज़ तरार बयान दे रही हैं, उसी पस मंज़र में वो थोड़ा सा उन्हें डाउन प्ले कराना चाहते थे। ये सोशल मीडिया पर बहस थी, और इसी का जवाब आज PDP ने भी दिया। और PDP के एक बड़े लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अकेले आदमी ने PDP को अलग छोड़ते हुए उन्होंने बताया कि नहीं, ये मज़हब का मामला है, और इस पर फ़ारूक अब्दुल्ला कोई भी हो वो इस पर रद्दअमल दिखा सकते हैं और जता सकते हैं। और आज उन्होंने फ़ारूक अब्दुल्ला के बयान की, और फ़ारूक अब्दुल्ला के माजी की, जिसमें वो कई बार मंदिरों में मंत्र पढ़ते हुए देखे गए, चाप करते हुए देखे गए, उनके सख्त अल्फाज में तनकीद की, शदीद मज़म्मत भी की, और ये भी बताया कि फ़ारूक अब्दुल्ला ख़ुद बताएं कि कहाँ पे मज़हब के बारे में वो ख़ुद नहीं जानते तो मज़हब की बात वो क्यों करते हैं। मशवरा दिया मोहम्मद यासीन मलिक ने कि फ़ारूक अब्दुल्ला सियासत करते हैं, सियासत करें, मज़हब में टांग ना अड़ाएं, क्योंकि मज़हब में उनकी टांग अड़ाना शायद बर्दाश्त कौम नहीं कर सकती है। मोहम्मद यासीन मलिक ने क्या बताया, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद यासीन भट्ट PDP के बड़े लीडर ने क्या बताया। कल जो फारूक साहब ने कहा था कि मैं भजन गाता हूं, एक तो होता है कि वो अपने जाती तौर पर अपनी खुशी से भजन गाता है। मैं फारूक साहब का जाती तौर पर एहतराम करता हूं, वो एक सियासी बड़ा लीडर है, लेकिन मजहबी स्कॉलर वो नहीं है। हमारे स्कूलों में जो आज भजन और भजन गाने के साथ साथ एक एक्शन किया जाता है, बच्चों को मजबूरन बच्चों को वो एक्शन कराता है, तो वो हमारे मजहब, हमारे दीनी मामलात पर अटैक हो रहा है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। ये हमारे मजहब का मामला है, हमारे दीनी मामलात पर ये जबरदस्ती से, ताकत के बलबूते पे ये जोर जबरदस्ती से हमारे बच्चों को ये चीजें करवाता है, तो इसकी हम मजम्मत करते हैं। मोहम्मद यासीन भट्ट PDP के बड़े लीडर बता रहे हैं कि जो कुछ स्कूलों में हो रहा है, और पिछले 1-2 महीने से जो स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलम की नाम के पर जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उस पर हमें एतराज़ है। मोहम्मद यासीन मलिक भट्ट बता रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दिया है वो अपनी कैपेसिटी में हम जो भी दें, लेकिन वो इस्लामिक स्कॉलर हैं ना वो बाकी मामलात हैं, तो वो इस पे जो बयान दे रहे हैं इस पे उन्हें एतराज़ भी। और बहुत से सोशल मीडिया पे आपको जिस तरह मैंने पहले बताया कि बड़ा एतराज़ जताया जा रहा था फ़ारूक अब्दुल्ला के इस बयान पे, और कुछ लोग फ़ारूक अब्दुल्ला की ज़ाती ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी, उनके अहल खाना की ज़िंदगी पर भी अटैक करते हुए कल देखे गए थे, और बड़ा गुस्सा भी देखा जा रहा
था फारूक अब्दुल्ला के ख़िलाफ़। लेकिन कुछ हल्के और भी हैं और एक और मामला भी है जिसे हम ज़ियारतों का मामला कहते हैं, ज़ियारतों में मजाविर का मामला कहते हैं। और आपको बताते चलें, दरख्शां इंद्राबी ने जब से जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड का मामला हाथ में लिया है तब से कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड खबरों में है, सुर्खियों में है। पिछले दिनों एक सुर्खी ये भी रही कि श्रीनगर के ईदगाह के पास वक्फ बोर्ड पहली बार कोई कोशिश करेगा, कोई काविश करेगा और एक अस्पताल बनाएगा। उस पर सराहना अवामी हलकों से होना ही थी, क्योंकि पहली बार वो बड़ा इदारा, वो बड़ा असासों वाला इदारा कुछ करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बारे में अब तक यही कहा जाता था कि कर्ज़े हसना के नाम पे सियासी जमातों ने इसको लूटा ही है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने दूसरा फैसला भी लिया, दरगाहों, ज़ियारतगाहों के बाहर जो लोग चंदा वगैरह जमा करते थे, आम उर्फ़ आम में जिन्हें मजाविर कहा जाता है, उनकी दुकान भी बताया जाता है कि उसने बंद कर डाली। और उसी बंद किए जाने पर कुछ हलकों में रद्दअमल भी जाहिर हुआ। और कल ही एक और फरमान भी जारी हुआ, दस्तारबंदी का फरमान भी। दस्तारबंदी के फरमान पर भी कुछ हलकों की तरफ से रद्दअमल जाहिर हुआ। लेकिन महबा इससे दरख्शां इंद्राबी से आज हमने पूछा कि क्या है मामला, जरा सुनते हैं दरख्शां इंद्राबी जवाब दे रही हैं। वक्फ बोर्ड सिर्फ तरक्की चाहता है। वक्फ बोर्ड सिर्फ वक्फ में जो पिछले सालों से, कई दहाइयों से होता आ रहा है वक्फ के नाम पे, और वक्फ बोर्ड के जो हालात ज़ार आप सब जानते हैं कि इसमें न नशीब कहीं न फराज कहीं, ये नशीब व फराज में गिर गया था। हम चाहते हैं कि ये बुलंदियों पे पहुंचे, इसलिए ऑर्डर्स इसके मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए हैं। ना ये अदावत है, ना ये किसी के दीन में खलल है। सेल्समैन के हमने डिब्बे वहां से हटाए, सेल्समैन के डिब्बे हटा दिए। अदावत नहीं है, फरासत नहीं है, ये सिर्फ एक ऊंचा उठाने की कोशिश है। ऊंचा उठा ना भी सकें, लेकिन किसी पटरी पे अगर इसे लाया जा सके वक्फ बोर्ड को, तो बहुत बड़ा एहसान होगा कश्मीरियों पे, कश्मीरी कौम पे, ये आम लोग बता रहे हैं। लेकिन एक आपको नाज़रीन अब ज़रा दूसरे पहलू पे लिए चलते हैं। ट्रैफ़िक हमारा निज़ाम, और इसी ट्रैफ़िक निज़ाम को बेहतर करने के लिए बार बार अहकामात तो आए जाते हैं, तजुर्बात किए जाते हैं, लेकिन ट्रैफ़िक निज़ाम की कल सीधी नहीं होती है। लेकिन श्रीनगर में इसी कल को सीधा करने के लिए आज एक कोशिश भी थी, और ट्रैफ़िक निज़ाम को दुरुस्त करने के हवाले से आज की तकरीब पर रियासती पुलिस सरबरा मेहमान खसूसी के तौर मौजूद थे। और जब यहाँ उनसे पूछा गया कि ट्रैफ़िक की कल कौन सी सीधी, तो जवाब सुनिए डीजी क्या बता रहे हैं। आज का आपने सुना कि आज का जो अभी जो इवेंट ऑर्गेनाइज की गई है, जो ट्रैफिक की तरफ से ट्रैफिक हैकाथॉन 2022 की इवेंट है। इसमें हमारे साथ बहुत से रेनोन्ड इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस के साथ, ट्रैफिक विंग के साथ जुड़ी हुई हैं। इसमें IIT जम्मू, NIT श्रीनगर, IIM जम्मू, उसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी इसके साथ को ऑर्गेनाइज़र है। हम लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक के हवाले से जितनी भी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, उनका समाधान क्या हो, उनका हल क्या हो, उसमें नौजवान बच्चे जो यंग माइंड्स, इंटेलेक्चुअल्स उसमें कंट्रीब्यूट करें और अपनी अपनी प्रपोजल्स, अपनी अपनी रिकमेंडेशंस इस तरह की बना करके ट्रैफिक डिपार्टमेंट को दें, जिनको सरकार के जरिए ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के बाद लोगों की प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सके। डीजी पुलिस बता रहे थे। लेकिन आपको बताएं या डीजी पुलिस तक हम ये बात ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं जो हम खुद भी भुगत रहे हैं। अक्सर लोग हमारे सामने ये शिकायत दर्ज करते हैं कि श्रीनगर के ट्रैफिक निज़ाम में गाड़ियों को लाल चौक की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। गाड़ियों को यहाँ श्रीनगर के जो पुलिस हेडक्वार्टर है हैदरपुरा साइड से, वहाँ पे रोका जाता है। वहाँ से आगे जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हें पैदल ही पार जाना पड़ता है। बटमालू से आगे भी गाड़ी लाल चौक के लिए नहीं मिलती है, डलगेट से इधर भी गाड़ी नहीं मिलती है। तो एक तरह से नो
ट्रैफिक जोन का जो एरिया बनाया गया है, इस नो ट्रैफिक जोन के एरिया को जब स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचना सुबह पड़ता है तो वो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जब लाल चौक से बटमालू से एसपी कॉलेज तक पैदल जाना पड़ता है तो तब पता चलता है। उन बच्चों को जिन्हें बटमालू से अमर सिंह कॉलेज पैदल जाना पड़ता है उन्हें पता चलता है, और उन लोगों को, उन बीमारों को जो हैदरपुरा से आगे जाते हुए जैसे पुलिस एसएसपी ऑफिस के पास रोके जाते हैं, उसके बाद उन्हें नॉज क्रॉसिंग, एग्जीबिशन क्रॉसिंग, फिर लाल चौक, और उसके बाद उन्हें करण नगर के एसएमएच अस्पताल पहुंचना पड़ता है। तो इसकी तरफ सरकार, अगर हमारी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस तवज्जो दे, गाड़ियों का एक शेड्यूल बनाया जा सके, अगर नहीं तो इसी बीच में कुछ गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जा सके ताकि वक्त पे इंसान अपनी मंजिल पे पहुंच सके। अदरवाइज जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं वो पैदल चलते चलते पसीने से शरबूर हो जाता है और फिर बद्दुआएं नहीं तो दुआएं भी नहीं देता है। तो आपको नाज़रीन अब एक और मामला बताते चलें। सरकार के कदम है और ये सरकार का कदम हमारी बिजली में एमनेस्टी के हवाले से है। सरकार ने बिजली फीस जिनकी बकाया है उसके हवाले से बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले में आपको क्या करना है, आपको क्या मुराद मिलेंगी, आप चीफ इंजीनियर पीडीडी से ही सुनिए। आपको जो एमनेस्टी दी जा रही है वो किस तरह से आपको मिलेगी। देखिए, जो एमनेस्टी स्कीम का मकसद है वो है कि जो सार्फिन है जिनको काफ़ी सालों से जो उनकी बिजली की फ़ीस है वो बाकी है, तो उनको एक आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वो उसको क्लियर करें, लिक्विडेट करें। 31 मार्च 2022 का जो उनको बिल होगा उसमें दो कंपोनेंट्स है, एक तो उनका जो सरचार्ज है और एक प्रिंसिपल अमाउंट है। तो जो सरचार्ज है वो सारा वेव ऑफ किया जाएगा और जो उनका मूल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सिर्फ उसकी उनकी अदायगी करनी है। तो उन्होंने क्या करना है, जो अब उनके सब डिवीजन का दफ्तर है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे एक फॉर्म उनको भरना होगा, अंडरटेकिंग देनी होगी कि हम इस एमनेस्टी स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंस्टॉलमेंट्स में ये भरना होगा, यानी कि जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके 12 हिस्से होंगे, तो हर महीने उनको। बिजली के मामले में सरकार का बड़ा फैसला, सूद माफ, उसके साथ साथ सरचार्जेस माफ। आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट यानी जितनी भी आपका बिजली का बिल आया है और आप वो बकाया जब जमा नहीं करा सके हैं, वो अभी ऐसे दिए बगैर हैं आप, तो आपको वो 12 किस्तों में अदा कर सकते हैं। और उसके हवाले से आप अपने नज़दीकी जो इंजीनियर का दफ्तर होगा वहाँ जाइएगा, बाज़ाब्ता फॉर्म भरना है, अंडरटेकिंग देनी है और 12 किस्तों में ये आप जमा करा सकते हैं। एक किस्त में भी कोई दे सकता है, 2 में भी दे सकता है, वो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इसमें 12 किस्तें हैं। तो एक बड़ी स्कीम है, फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन आपको बताते चलें, फ़ायदे की बात तो बहुत है लेकिन कहीं कहीं अफसोस भी होता है। एक अफसोस हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से जवानों की मौत हो रही है फंदों से लटकते हुए, दरख्तों से लटकते हुए। और सुरनकोट के सांगला के गाँव में आज एक और नौजवान की लाश जो है दरख्त से लटकती हुई पाई गई है। कश्मीर में 3 वाक़ात हुए, कुपवाड़ा, श्रीनगर का नज़दीकी इलाका और सोपोर, और ये चौथा वाक़ा जो है सुरनकोट के दरसंगला के गांव में पेश आया है। और ये शख्स जिसका नाम मोहम्मद शकील बताया गया, अपने ससुराल गया हुआ था और अपने ससुराल में ही इसको वहाँ ससुराल से 2 किलोमीटर दूर दरख्त से लटकते हुए आज सुबह पाया गया। और इसके बाद इस मामले को पुलिस ने अपने हाथ में लिया, पुलिस ने लाश को दरख्त से उतारा और जो कार्रवाई वगैरह उसके करने के बाद लाश को लवाकिन के सुपुर्द किया। ये मामला डरावना वाला मामला है और ये कश्मीर के बाद अब जम्मू के इलाके में भी देखने को मिला है। ये लड़का कल ससुराल में गया था दरा सांगला में। ये असल बेसिकल फजलाबाद बैर का रहने वाला है, हमारे गांव का। मैं साहब का सरपंच हूँ वहाँ का। तो सुबह 9:30 बजे हमें पता चला है कि इस लड़के की लाश कहीं दरख्त से लटकाई हुई है। तो जब हम लगभग 10-15-20 किलोमीटर हम दूर हैं वहाँ से, जब तक वहाँ से पैदल लोग जाते करते तो तब तक पुलिस भी पहुँच चुकी थी। तो अब ये जांच का विषय है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम एक ही बात कहना चाहते हैं, हमारा लगभग 200 आदमी यहाँ इकट्ठा हुआ है बाहर उनको। और नाज़रीन ज़रा चलते चलते आपको बताएं, या इससे पहले हमने बताया आपको बिजली की कहानी, उसमें बताया कि सरकार ने आपको एमनेस्टी दी है, लेकिन चाडूरा वाले आज सरापा एहतजाज थे। ख़ासतौर पे ख़वातीन इन दिनों जम्मू कश्मीर में सामने आते हुए सरकार की जो पॉलिसी हैं उनके ख़िलाफ़ कभी कभी गम और गुस्से का इज़हार करती हैं। मर्द लोग पीछे ही रहते हैं और चाडूरा में आज ख़वातीन थी और ख़वातीन यहाँ मीटर का किस्सा लेके आया था। अक्सर ख़वातीन पर इल्ज़ाम लगता है कि ये हीटर चलाती हैं, लेकिन आज वो मीटर चलाए जाने पर सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए बता रही थी कि मीटर तो हम लगाने नहीं देंगे। पिछली बार मीटर लगाने आए थे, हमने नहीं दिया, अब की बार भी हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनकी ज़बानी सुनिए, मीटर से बिल ज़्यादा आता है। ज़रा इनकी सुनते हैं। आज लोग आज ब्रो 2 मीटर
अस करो तम साथ वारिया यमो कोर अस लाठी चार्ज तम साथ ये वस कोरुक लाठी चार्ज अस नी तिमन तम साथ हेर त कड़ित दोपुक तह लगे 20 वरी सजा अगर न तुम सोद सोद वापस फिरू अस गस आसन ती इस पट अस गडनथ 700 फीस अस आव 400 बिल बच मे खानदार करान मजूरी शुर पर्नावोक किन मन बिल भरो यप डस्टबिन सुबह तथ बर रॉपियस 200 हेको अमे अलाव भरित कहें वारिया फर्क हेको 400 700 रुपया बिल था, 4000 बिल आया है। और अंदाज़ा कीजिएगा चाडूरा गांव का इलाका है, किसी गांव में जहां सोर्स ऑफ इनकम बहुत मिनिमम है। वहां ये पंजाब नहीं है कि यहाँ के किसानों की डबल और तिगनी आमदन होगी, मुश्किल से गुजारा होता है। वहाँ महीने का 4000 का बिजली का बिल देना गांव देहात में पॉसिबल ही नहीं है, और इस पे लोग सरापा चार्ज थे। लेकिन बताएं, देख रहे थे आप सनम के साथ जेके स्पेशल। फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। मेरे साथ प्रोग्राम में आज रहे सईद रूफ, साहिल भट्ट और समीर वानी। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।